भारतीय जनता पार्टी, या यूँ कहें कि भारतीय सियासत में कुछ राजनेता ऐसे हैं कि जब भी वो कुछ बोलते हैं तो उसकी चर्चा घर घर में शुरू हो जाती है। वजह है उनकी स्पष्टवादिता। उन्हीं में शामिल हैं लखीसराय में पैदा हुए, लेकिन बेगूसराय में रहकर लालन पालन जिनका हुआ, पढ़ाई लिखाई जहाँ से हुई मगध यूनिवर्सिटी से स्नातक, और उसके बाद 85 से राजनीति में पदार्पण, फिर उसके बाद पलट करके जिन्होंने पीछे नहीं देखा, उनका नाम है श्री गिरिराज सिंह जी। वो आज हमारे साथ हैं, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं केंद्र में। दूसरी बार प्रधानमंत्री ने उनको अपना नज़दीकी मानते हुए या उनके ऊपर विश्वास करते हुए लगातार मंत्री बनाया है। काफ़ी नज़दीक हैं नरेंद्र मोदी जी के। और एक बात जो मैंने शुरू में कहा कि कोई भी बात हो, हमारी बिरादरी के लोगों के लिए बहुत प्रिय हैं गिरिराज जी, क्योंकि कुछ न कुछ मसाला हमें दे ही जाते हैं। तो आज मैं मसाले की बात नहीं करूँगा क्योंकि समय कम है। कोरबा प्रवास पर है आप, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी है, और आज दिन भर आप लोगों से मिलते जुलते रहे, संगठन के लोगों से, प्रेस से, अधिकारियों से। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे क्या पाया आपने। लेकिन एक बड़ी घटना हुई है बिहार से, जहां से आप ताल्लुक़ रखते हैं, पटना में। वहां फुलवारी शरीफ में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तराखंड, झारखंड में एक सब इंस्पेक्टर, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे। उसमें बड़ी संख्या में लोग बिहार ही नहीं दूसरे प्रदेशों से भी आकर के ट्रेनिंग लिया करते थे, और लक्ष्य उनका निर्धारित था कि 2047 तक वो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। ये आपके प्रदेश का मामला है जहां से आप चुने जाते हैं। देखिए, मैं क्या कहूँ, मैं जब बोलता हूँ तो तथाकथित सेकुलर और टुकड़े टुकड़े गैंग को बुरा लगता है। बिहार में होली के 18 और 19 मार्च को होली थी। मेरे कंस्टिट्यूएंसी में मुसलमानों ने बहुसंख्यक को मारा और हॉस्पिटलाइज कराया। जब मैं वहाँ गया और प्रशासन से जब बातचीत की, प्रशासन ने वही किया, लिपापोती, 7 नाम उसका, 5 नाम इसका, हिंदू और मुसलमान को कर दिया। आज देश के अंदर वो एक वोट बैंक के रूप में स्थापित है। और बिहार, लालू जी की राज्य जब सरकार थी, वहाँ सिम्मी का हेडक्वार्टर था, जो पकड़ाने के बाद फिर बैन हुआ। जो सिम्मी आज PFI और कई नामों से जाने जाते हैं। बिहार कभी दरभंगा मॉड्यूल का आतंकवादी पकड़ाता था, कभी मधुबनी मॉड्यूल, और उसी बिहार में आतंकवादियों ने 2013 में नरेंद्र मोदी के रैली थी, उस रैली में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ। तो ये बिहार आतंकवादियों के लिए, कट्टरपंथियों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट हो रहा है। क्यों ना हो, सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं? क्यों ना हो, जब कोई मेरे जैसे लोग बोले तो उनके पुतले भी जलाए जाते हैं। जलाने वाला कोई मुसलमान नहीं था। तो ऐसी स्थिति में फुलवारी शरीफ पूरे देश को मुसलमानों के एक भाग का नेतृत्व करता है। और ये नेतृत्व करने में मेरा मानना है वो कोई सामाजिक समरसता के लिए नेतृत्व नहीं करता है, बल्कि शरिया कानून कैसे लागू हो, गजवाए हिंद कैसे, जो पाकिस्तान के एजेंडे को, जबकि पूरी दुनिया में भारत से बेहतर स्थिति कहीं के मुसलमानों का नहीं है।
फिर भी उनकी ये रवैया है। देश को समझना चाहिए आखिर आज जो घटना घटी है इस पर किसी सेकुलर पार्टी का कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल नहीं। अगर ये उल्टा होता, आग लग जाती अब तक। तो फिर आग लग जाती, लोगों का टूरिज्म, पॉलिटिकल टूरिज्म का केंद्र बन जाता। ये देश के लोगों को, बहुसंख्यकों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो एक वोट बैंक बने हुए हैं। इस समय जो माहौल बना हुआ है, लुलू माल है, अभी कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में उसको शुरू कराया। वहाँ 10-12 मुस्लिम बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद वाले खड़े हो गए कि हम यहाँ अब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस तरह का जो माहौल बना जा रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं हम देश को? देखिए, मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि हमारे पूर्वजों से थोड़ी भूल हो गई। आज़ादी के समय अगर टोटल ट्रांसफर की बात हुआ होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। आज लोग मोदी जी को गाली देते हैं कि मोदी की सरकार, योगी की सरकार ये नफरत फैला रहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 1920, 1924 मोदी जी पैदा लिए थे क्या? बिल्कुल नहीं। एक सीता पर विभत्स पुस्तक छापी गई। इसके प्रतिक्रिया में हिंदू के विद्वानों ने एक किताब छापा, और लेकिन ऑथर का नाम नहीं था, प्रकाशक ने अपना नाम दिया, राजपाल महाशय। ये लगभग 20 और 24 का है, 1920 और 24 के बीच में। और राजपाल महाशय के ऊपर मुस्लिम समाज ने केस किया कोर्ट में। और मेरी जानकारी में है कि उस समय अंग्रेजों ने वो कानून नहीं बनाया था जो कानून की तरह उनके ऊपर कोई मुकदमा चलता। कोर्ट ने कुछ दिनों तक बहस चला, कुछ महीने तक। उसके बाद उनको रिहा कर दिया। कोई सबूत नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ। और कोर्ट परिसर में ही उनकी हत्या कर दी। क्या उस समय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी पैदा भी नहीं हुए थे? बिल्कुल नहीं। किसने नफरत फैलाया? मैं दूसरी बात कहता हूं, हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। जिन्ना और कुछ ऐसे लोग साजिश कर रहे थे देश को टुकड़े टुकड़े बांटने का, इस्लामिक स्टेट बनाने का। मैं तीसरा, उस समय मोदी कहां पैदा लिए थे? तीसरा, आर्य समाज के बहुत बड़े लीडर थे स्वामी श्रद्धानंद जी, और वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो एक आंदोलन चलाते थे, शुद्धि आंदोलन। ये मैं इतिहास के पन्नों के आधार पे कह रहा हूं जी। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भारत में कुछ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। ये 1920 और 24 की बात है। क्या उस समय मोदी और अमित शाह पैदा लिए? जो लोग कह रहे हैं उल्टे छोर कोतवाल को डांटे। स्वामी श्रद्धानंद शुद्धि आंदोलन चलाते थे। कांग्रेस के नेता थे अब्दुल कलाम। उन्होंने गांधी से कहा कि गांधी जी श्रद्धानंद जी को कहिए कि शुद्धि आंदोलन ना चलाएं। जी जी। गांधी जी ने श्रद्धानंद से कहा कि ऐसे ऐसे कलाम साहब का है। उन्होंने कहा कि वो धर्मांतरण बंद कर दें, तो मैं भी बंद कर दूं। उन्होंने जवाब दिया कि हिंदुओं का धर्मांतरण तो
सैकड़ों साल से हो रहा है। श्रद्धानंद ने कहा तो हम भी नहीं मानेंगे। गांधी ने दोनों जगह कह दिया। मोहम्मद रशीद नाम करके युवक, शायद जहां तक नाम मुझे याद है सही तो, और उसने कुछ ही दिनों के बाद उनके आश्रम में जाता है। उनके लोग कहते हैं कि स्वामी जी की तबीयत ठीक नहीं है। बड़ा जिद किया, स्वामी जी कहीं आने दो। बैठा, कहा पानी पिएंगे। देख लिया एक ही व्यक्ति था उनके सहयोगी, वो पानी लाने गया, वहीं उनकी हत्या कर दी। अब स्वामी श्रद्धानंद की हत्या और नफरत जो 1920 से लेकर के 47 में बंटवारे तक किसने नफरत फैलाया? जो लोग आज गाली देते हैं नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सेकुलरिज्म करने वालों को पूछ रहा हूं कि आप ये बताएं कि ये नफरत की आग किसने जलाया, नफरत किसने फैलाया? ये उनके जेहन में है कि भारत में हम गजवाए हिंद करेंगे। और मैं समझता हूं कि हमारे देश के बहुसंख्यकों को ये बात समझनी पड़ेगी, जो राजनीतिक दल के लोग राष्ट्र हित को न देख करके वोट हित को देखते हैं। धर्मांतरण की बात आपने कही। छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में धर्मांतरण हुआ है और हो भी रहा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, अखंड मध्य प्रदेश की नहीं, वो तो पहले चल रहा था। उस 15 साल में भी कुछ कानून लाए गए, लेकिन गति रुकी नहीं। जो अनुसांगिक संगठन है आरएसएस के, वो लोग अपनी तय बहुत कोशिश कर रहे हैं, जंगल में जाके काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लोगों की दुख तकलीफ को सुन रहे हैं, लेकिन वो गति कम नहीं हो रही है। क्या ये सरकारों की गलती है या हम लोग उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं? लोग भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन हम उनको समझा नहीं पा रहे। देखिए, आज जरूरत है कि सड़क से लेके संसद तक इस पर चर्चा हो, बहस हो, और देश के अंदर एक कड़ा कानून धर्मांतरण करने पर बने। जी, आप मांग भी कर रहे हैं इसकी। मैं तो कह रहा हूं सड़क से लेकर संसद तक इस पर चर्चा हो, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है जी। ये पाकिस्तान नहीं है, जहां आज क्या कारण है, आजादी के समय जो लोग गए आज 1% से नीचा बच गए। क्या हुआ? क्या जो बहुसंख्यक हिंदू थे या तो उनका धर्मांतरण हो गया या मार दिए गए या भाग गए? आज भारत के अंदर 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गए। हमने कभी नहीं कोई आवाज उठाया। हमने भाईचारे का जो संदेशा आजादी के समय, बंटवारे के समय जो हुआ था, हम तो उसका सम्मान किए। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर हमारे ही भाई जो कल तक इसी अखंड भारत के नागरिक थे, आज उनके लिए कोई जुबान, टुकड़े गैंग के लोग जी की जुबान बंद हो गई है। मैं नागरिकों से, देश के नागरिकों से अपील करूंगा कि अब आपको सोचना पड़ेगा आप कहां जाएंगे। जनसंख्या के मामले में भी जो योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही है, उसका आपने भी समर्थन किया है। देखिए, मैं इस विषय को कई वर्षों से उठा रहा हूं। जब मैं बिहार में मिनिस्टर था तब भी उठाया, उसके पहले भी उठाया। आज पूरी दुनिया की आबादी का टेक्निकली हम 18% है, प्रैक्टिकली हम 20% है। और जमीन मेरे पास 2.5% है, पानी 4% है। ऐसी स्थिति में हम प्रतिवर्ष कई इजराइल पैदा करते हैं।
अगर चाइना सबसे बड़ा देश माना जाता है, लेकिन आज मेरा मानना है कि चाइना ने 79 में, उसके पहले चाइना का जीडीपी भारत के जीडीपी से कम था, और 79 में उसने एक वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, कड़ा कानून, जिसके कारण आज एक समीक्षकों का मानना है कि 60 करोड़ आबादी को रोकने में सक्षम हुआ। तो आज ये 60 करोड़ आबादी ना रुका होता, क्या आर्थिक स्थिति उसका होता? बिल्कुल नहीं। आज हम जमीन कम है, जनसंख्या अधिक है। अगर चाइना से हम तुलना करें, चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और भारत 1 मिनट में 30 से अधिक पैदा कर रहे हैं। तो हमारे संसाधन सीमित है। जब हम बोलते हैं तो कई लोग मेरा विरोध करते हैं, कुछ जिन्ना के डीएनए वाले भी विरोध करते हैं और कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग विरोध करते हैं। आज देश में सामाजिक समरसता के लिए और सीमित संसाधन में विकास के लिए आज जरूरी है एक ऐसा कड़ा कानून बने जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर लागू हो और कड़ा कानून हो। जरूरत पड़े इनका वोटिंग राइट भी समाप्त कर दिया जाए, मतलब चाइना की तरह कठोर हो जाए। चाइना की तरह नहीं, आज मेरी आवश्यकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून जी। जहां पानी कम रहा है, जहां जमीन कम रहा है, और हमारे पास जमीन कोई इलास्टिक तो है नहीं। FAO ने थ्रेट किया है कि 2050 में हम खाएंगे अनाज, या फिर पोल्ट्री के लिए फीड, फिशरी के लिए फीड, कैटल फीड में उसमें ग्रेन की आवश्यकता। तो मेरा मानना है कि आज देश को एक सख्त कानून की आवश्यकता है। कोरबा में आज क्या पाया आपने? अधिकारियों से बातचीत किए, यहाँ के राजनेताओं ने कोरबा की, छत्तीसगढ़ की बहुत सारी बातें आपको बताई होगी आपकी पार्टी के। देखिए, कोरबा और पूरे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की सरकार, वो हमारे बिहार की कहावत है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। ये यहाँ की सरकार को गरीबों को घर देने के लिए मैचिंग सेंट्रल शेयर नहीं है। ये जो आप नलिया, बढ़िया, गोठान क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना जी। ये किसके पैसे से है? आम लोगों के, केंद्र के पैसे से है। 80% इसमें मनरेगा का पैसा है। इसका दुरुपयोग हो रहा है और आने वाले दिन में हमें मॉनिटरिंग नहीं है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हमें मजबूरन आज कुछ बातें अधिकारियों से कहना पड़ा है। एडिशनल सेक्रेटरी आए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और तो और सबसे दुखद हुई, जिस गरीब कल्याण के तहत प्रधानमंत्री ने गरीबों को 5 किलो अनाज दिया था, उस गरीबों के साथ भी न्याय नहीं किया ये बघेल की सरकार। और डीएम और सेक्रेटरी के सामने में कही कि हम 5-6 आदमी हैं, हमें 30 किलो मिलना चाहिए, हमें केवल 20 किलो मिला। हम 4 आदमी हैं, हमें 20 किलो मिलना चाहिए, हमें 5 किलो मिला। यानी गरीबों की हकमारी की है, और हम इसकी जांच भी कराएंगे, और जांच करा करके सरकार को बेनकाब करेंगे कि मोदी ने गरीबों के लिए पैसा दिया था, न कि लूटने के लिए दिया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।